आपने इतने सारे कमेंट करके मुझे बताया कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू सीखना है डीसीएफ के थ्रू, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो के थ्रू। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो मैंने बनाई थी अपनी एडवाइजरी और कम्युनिटी के लिए कोई 1 साल पहले, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप डीसीएफ या इंट्रिंसिक वैल्यू को एक्सप्लेन किया था। यानी सबसे पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि हमें नजर आता है, जिससे ईपीएस निकलता है, उसमें और कैश फ्लो में क्या फर्क है। बिकॉज वैल्यूएशन इंट्रिंसिक वैल्यू की कैश से निकलती है, प्रॉफिट से नहीं निकलती। फिर जब ये समझ में आ गया तो मैं आप लोगों को एक एक्सेल की शीट पे लेके जाऊंगा, जहां एक सैंपल कंपनी के सैंपल नंबर्स को लेके हम लोग डीसीएफ करके देखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, सिंपल वैल्यूएशन करेंगे, सिर्फ कैश को ऐड करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में वी विल डिस्काउंट दीज कैश फ्लोज इंटरेस्ट रेट के मुताबिक। थर्ड स्टेप में टर्मिनल वैल्यू को ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है और क्यों जरूरत पड़ती है। एंड फाइनल स्टेप में जो कंपनी का एग्जिस्टिंग कैश है या डेट है, उसको भी इस कंपनी में ऐड कर देंगे, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये कंपनी की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। आई एम श्योर ये देखने के बाद आपका डीसीएफ इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप निकालना चाहते थे वो समझ आ जाएगा। और अगर उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं लाइव प्रैक्टिकल कंपनी को उठाऊं, उस पे डीसीएफ वैल्यू करूं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यानी अगली प्रैक्टिकल वीडियो विल डिपेंड ऑन आप लोगों में से कितने लोगों को ये प्रैक्टिकल एनालिसिस देखना है। लेट्स स्टार्ट। अब बारी है दूसरी बहुत बड़ी वैल्यूएशन टेक्निक को आपसे इंट्रोड्यूस करने का, दैट इज कैश फ्लो वैल्यूएशन। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी ये होता क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं, step by step. So let's start. Furkan bhai, what is cash flow? The real cash a company makes in a year. Real cash. Furkan bhai, profit भी तो यही होता है ना? The real money company makes? No. अगर मुझे दोनों के बीच में बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन करके आपको समझाना हो ना, तो इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा। लेट्स से आज 31st ऑफ दिसंबर है और साल का आखिरी दिन है। आपको एक ईमेल रिसीव होती है कि कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए का बोनस दिया है। अगर आप एक कंपनी होते तो आपने ये प्रॉफिट रियलाइज किया होता। आप अपनी पीएनएल स्टेटमेंट में लिखते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। सिंपल एग्जाम्पल, जब आपके पास रियल कैश आपके बैंक अकाउंट में आया, ये आपका कैश फ्लो है। और एक कंपनी की वैल्यूएशन उसके कैश फ्लो से निकलती है, क्योंकि कैश डिटरमिन करता है कि आपको डिविडेंड कितना मिलेगा। कैश डिटरमिन करता है कि कंपनी के पास पैसे हैं एक्सपेंशन के या नहीं है, कितनी तेजी से या कितनी स्लोली वो एक्सपैंड करेंगे। कैश डिटरमाइन करता है कि ये कंपनी लंबे टाइम जिंदा रहेगी या छोटे टाइम में मर जाएगी। इसका मतलब क्या है? देयर कैन बी एंड देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट लॉस एंड कैश फ्लोज। और जब मैं डिस्टिंक्शंस आपको समझा रहा हूं, तो आप लोगों में से जितने लोग नए हैं उनको मैं यहां पे एक चीज एक्सप्लेन करूं। जब आप कंपनी की किताब खोलते हैं तो आपको बैलेंस शीट के अंदर कैश नजर आता है एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दैट इज नॉट योर कैश फ्लो, दैट इज व्हाट कंपनी हैज एज कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। कैश फ्लो इज पूरे साल में कंपनी ने कितना पैसा बनाया। अगर कंपनी ने साल में कैश कमाया तो अगले साल की एंड में ये कैश इसके अंदर ऐड हो जाए। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बट अब सवाल यहां पे ये आता है कि फुरकान भाई ऐसा क्यों है कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें नजर आती हैं और जो कैश फ्लो है वो डिफरेंट है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। पहले तो एक सिंपल सी पीएनएल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। जब मैं आपको ये समझा दूंगा तो कैश फ्लो समझाना बहुत आसान हो जाएगा। एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे निकलती है? सबसे पहले उसके अंदर लिखा होता है सेल्स। सेल्स के नीचे लिखा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी अकाउंट्स के नोट के अंदर आएंगे तो वहां पे लिखा होगा डिप्रीसिएशन। जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे, यानी सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये एक आंसर निकल के आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से सेल्स और एडमिन एक्सपेंसेस को आप माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर से जब आप फाइनेंस कॉस्ट और अदर इनकम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आएगा। उसमें से जब आप टैक्स का एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा, राइट। बट अब एक सवाल पूछूं मैं आपसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डिप्रीसिएशन का एक्सपेंस आपने माइनस किया। आपने डिप्रीसिएशन का एक्सपेंस किसको दिया? एक्सपेंस तो वो होता है ना जो यहां से निकल के आपकी जेब में से निकल के कहीं चला जाए। डिप्रीसिएशन का पैसा आपने किसको दिया? किसी को नहीं दिया, या आपने अपने पास ही कैश संभाल के रख लिया। एक और एग्जांपल, सेल्स करने के लिए आपके पास माल होना चाहिए, राइट। और जब आप माल अपने पास जमा करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बनाने के लिए आपने चीजें खरीदी होंगी, राइट।
अब वो कैश तो निकल गया जहां से आपने चीजें खरीदी, बट उसका प्रॉफिट तो नहीं आया है, वो तो इन्वेंट्री में पड़ा है, अभी उसकी सेल्स नहीं हुई है। लेट्स से 3 महीने की इन्वेंट्री अब अपने पास होल्ड करते थे, आ गया डिफरेंस। इसी तरह लेट्स से आपने किसी को माल बेच दिया, आपने सेल्स रिकॉर्ड कर ली अपने पास, बट जिसको आपने माल बेचा उसको आपने कहा था भाई तू 3 महीने में पैसे दे देना मुझे, तो मतलब इस 3 महीने में आपका प्रॉफिट तो रियलाइज हो गया, कैश नहीं है आपके पास। इसका उल्टा साइड भी होता है, जिससे आपने माल लिया था, जो यूज करके आपने इन्वेंटरी बनाया, उसने आपको कहा था भाई 3 महीने बाद मुझे पैसे वापस कर देना, मतलब आपने माल भी इस्तेमाल कर लिया है और पैसे भी नहीं दिए। आ गया डिफरेंस। दैट इज वाई प्रॉफिट इज नॉट एज सेम एज फ्री कैश। सो ट्रूली नो कि कंपनी की वर्थ कितनी है वो पता चलता है उसके कैश इन और आउट से, जिसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो, विच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पीएनएल। जब हम पीएनएल के नंबर को यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं तो हम कैश फ्लो ऑफ द ईयर पे पहुंचते हैं, और ये जो कैश फ्लो ऑफ द ईयर होता है ना, ये फाउंडेशन होता है डीसीएफ की वैल्यूएशन का। अब मैं आपको दो छोटी छोटी एग्जांपल्स देता हूं, उससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट और कैश फ्लोस फर्क हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये पीएसओ का कैश फ्लो देखें आप वर्सेस उसकी नेट इनकम। ये ब्लू लाइन को आप फॉलो करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर कट नजर आएगी कि प्रॉफिट अपनी जगह पे खड़ा है, बढ़ नहीं रहा है इतने सारे सालों में। बट जब आप वो रेड लाइन से कंपेयर करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि भाई 2022, 23, 24 के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर और कैश फ्लो जिस कंपनी ने जनरेट किया वो बहुत फर्क है। अब याद करें 2022, 23, 24 में क्या हो रहा था? सर्क्यूलर डेट। सर्क्यूलर डेट को एक लाइन में अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या बताएंगे कि भाई कैश ही नहीं है कंपनी के पास, कैश फंस रहा है। अब इसी को कंपेयर करें यूनिलीवर फूड्स के साथ। पहली चीज तो ये नजर आ रही है कि भाई 2013 के मुकाबले में 2024 में बहुत ज्यादा नफा है, बट आपको एक चीज नजर आएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश फ्लोज साथ साथ चेंज हो रहे हैं। 2023 में फर्क आया है बट फिर साथ साथ चेंज हो रहा है। सो टेम्पररी एडजस्टमेंट से हमारा ताल्लुक नहीं है, ये तो टेम्पररी है, राइट? अगर 10 साल का हमारे पास डेटा है उसमें से 1 साल ऊपर नीचे हो गया, वी डोंट केयर। सो इन अ नट शेल, जब हम प्रॉफिट को उठा के उन चीजों का जो कि पीएनएल स्टेटमेंट में नहीं होता है एडजस्ट कर देते हैं, हमारे पास कैश फ्लो निकलते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी की वैल्यू उसका कैश डिटरमाइन करती है, जो अभी हमने पीएसओ की एग्जांपल पे देखा। क्यों कैश इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट्स? बिकॉज कैश से डिविडेंड निकलता है, कैश से एक्सपेंशन डिसाइड होता है, कैश से सैलरीज निकलती हैं, कैश डिटरमाइन करता है द रियल वैल्यू। अब एक कैश फ्लो बनाते हैं, एक आर्बिट्रेरी कैश फ्लो जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो उसके लिए आपने करना यह है कि जो डीसीएफ की शीट आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है इसको डाउनलोड कर लें। जब ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये शीट कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है? और यहां पे हम एक एग्जाम्पल नंबर से कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको नजर आएगा यहाँ पे कि ये कुछ कंपनी के आर्बिट्रेरी कैश फ्लो नंबर डले हुए, ठीक है? आज का कैश फ्लो नंबर यानी लास्ट ईयर का कैश फ्लो नंबर 1000 रुपए का था, फिर ये 1200 हो गया, फिर ये 1400 हो गया, फिर ये 1700 हो गया, फिर ये 2000 हो गया, फिर ये 2500 रुपए हो गया। ये क्या हो रहा है भाई? हो यहाँ पे ये रहा है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंपनी का कैश फ्लो एवरी ईयर 20% से बढ़ेगा। आई नो आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि कैश फ्लो कहां से आया, भूल जाए, सब सिखाऊंगा मैं आपको। अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये टॉपिक को। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि भाई मैंने पूरे बिजनेस को समझ लिया। मुझे बिजनेस को समझने के बाद ये अंदाजा हुआ कि भाई इस कंपनी का कैश फ्लो एवरी ईयर 20% पे ग्रो करेगा। लास्ट ईयर इस कंपनी का कैश फ्लो 1000 रुपए का था, सो अगले साल 1200, 1400 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ अगर ये आपके पास नंबर्स गिवन है, क्या आप एक कंपनी की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक कंपनी की वैल्यू क्या है? उसकी कैश फ्लोज, राइट? सो अगर मेरे पास 5 साल के कैश फ्लोज हैं, मैं इसको सम कर दूं तो मेरे पास वैल्यू ऑफ द कंपनी आ जाएगी, 100% आ जाएगी। सो मैंने इन सबको ऐड कर दिया, मेरे पास नंबर निकल के आया 8930 रुपए। इस कंपनी की वैल्यू है 8930 रुपए। वंस अगेन, कंपनी की वैल्यू क्या होती है? सम ऑफ यानी कि प्लस ऑफ ऑल द कैश फ्लोज। मैंने यहां पे 5 साल के एग्जांपल कैश फ्लोज बनाए, इन सबको ऐड कर दिया, हमारे पास वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गई। डन। नाउ लेट्स कम टू द शीट अगेन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आपने मुझे इस चीज का जवाब देना है अपने दिल में। मैं आपसे आज 1 करोड़ रुपए लेता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि 10 साल बाद मैं आपको ये करोड़ रुपए वापस कर दूं। क्या आप मुझे ये करोड़ रुपए देंगे? मतलब आपके लिए ये डील कैसी है?
हर वो आदमी जिसको थोड़ा सा भी फाइनेंस के बारे में पता है ना, वो ये कहेगा कि बेकार डील है। अगर आज आप मुझसे करोड़ रुपए ले रहे हैं और 10 साल बाद आप मुझे करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो ये बेवकूफी है। 10 साल बाद इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, राइट? अब ये सोचें, ये आपने क्यों कहा? ये आपने इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है कि हर साल आपके करोड़ रुपए की वैल्यू टूटेगी। कैसे टूटेगी? इन्फ्लेशन की वजह से टूटेगी। तो इसका मतलब अगर 10 करोड़ रुपए मैं आपको 10 साल बाद दे रहा हूं, तो आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ से कम है। अग्रीड? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं डिस्काउंटिंग, और ये है कोर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नाम सुना आपने? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी डिपेंडेंट अपॉन द टाइम। द वैल्यू ऑफ मनी 10 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, वॉट एवर द अमाउंट इज, 10 साल बाद इज मच लेस टूडे। या इस तरह समझें कि अगर आज आपके पास करोड़ रुपए हैं, तो उसकी 10 साल बाद भी अगर वो करोड़ रुपए आपके पास रह जाते हैं, तो उसने वैल्यू को लूज किया। और ये है इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए डिस्काउंटेड कैश फ्लो। उस शीट में हम क्या कर रहे थे? कैश फ्लोस को ऐड कर रहे थे। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि इस तरह से अगर कैश फ्लो को ऐड करेंगे, तो आखिरी साल में जो 2400-2500 रुपए थे, इसको मैं सम नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सम करता हूं, इसका मतलब मैं ये अज्यूम करता हूं कि 2400 रुपए 5 साल बाद इज द सेम एज 2400 रुपए टुडे। नो, इट्स नॉट। सो मुझे यहां पे इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। और डिस्काउंट हम कैसे करते हैं? इंटरेस्ट रेट का फैक्टर इसमें डाल के। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसमें एक्स्ट्रा रिस्क भी डाल देते हैं। एक्स्ट्रा रिस्क क्यों डालते हैं? क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, यू आर नेवर श्योर अबाउट एनीथिंग। जब आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, वो आपको 5 साल की गारंटी करता है कि हर साल मैं आपको 10-10% का रिटर्न दूंगा, विच इज इंटरेस्ट रेट। तो आपको ये गारंटी है कि भाई ये मिलेगा ही मिलेगा। जब मनी मार्केट फंड में पैसे रखते हैं और एवरेज रिटर्न 10% का है, और आपको नजर आता है 10 ही रहेगा, तो आपको पता है कि भाई ये मुझे 10% के हिसाब से पैसे वापस करेगा। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसके कैश फ्लोस पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि ये जो 2400 रुपए का कैश फ्लो, वो शायद 2400 हो, शायद 1200 हो, शायद 3600 हो। ऊपर की टेंशन नहीं है, नीचे की टेंशन है। उस रिस्क को जब हम डाल देते हैं इसके अंदर, तो डीसीएफ के 2 इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। सो अब आप शीट पे वापस आएंगे और क्लिक करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे। क्यों कर रहे हैं हम डिस्काउंट कर रहे हैं। अभी हमने डिसाइड किया कि 2500 रुपए 5 साल बाद की वैल्यू आज 2500 रुपए नहीं होगी, कुछ और होगी। ये जो नए कॉलम्स मैंने ऐड किए हैं, मैंने उसको येलो में हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फैक्टर क्या था भाई? इंटरेस्ट रेट क्या है। अब मैंने आज का इंटरेस्ट रेट जो भी स्टेट बैंक ने रखा है अपने साथ, मैंने उसको 11% कर लिया। अब कुछ लोग यहाँ पे 5 साल का पीआई भी यूज करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट यूज करते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट यूज करते हैं। मैं शॉर्ट टर्म जो स्टेट बैंक पॉलिसी रेट अनाउंस करता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने कहा कि यार, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का जो रिस्क है, ये 7% है। ये कहां से आया फुरकान भाई? ये हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया। और अभी हमारा इंटरेस्ट ये कैलकुलेट करने का नहीं है, अभी हमारा इंटरेस्ट है डीसीएफ को समझने का। ये वही कैश फ्लोज हैं जो पहले आपके पास आ रहे थे, अब इसको डिस्काउंट करते हैं। यानी कि ये 5वें साल के कैश फ्लो को आज पे लेके आते हैं। और याद रहे, पहले कंपनी की वैल्यू कितनी थी? 8,900 रुपए। पहले साल को हमने डिस्काउंट किया 18% पे, यानी 1 साल बाद के कैश फ्लो को आज पे ले आया। उसके अगले साल को मैंने डिस्काउंट किया 2 साल से। ये पावर ऑफ 2 देख रहे हैं आप यहाँ पे? 2 साल डिस्काउंट किया, इसको 3 साल किया, इसको 4 साल किया, इसको 5 साल। यहां आप कर क्या रहे हैं? इन सारे कैश फ्लोस को प्रेजेंट पे लेके आ रहे हैं। ये सब कर लिया हमने पांचों को। जब इसको सम किया, तो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गए। ऑल द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, हमने इस रिस्क के अंदर, इंटरेस्ट रेट प्लस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के रिस्क के अंदर भर दिया। और फिर हमने कैश फ्लो को डिस्काउंट किया, और इसको कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पहले हम लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ कैश फ्लो देख रहे थे कि अगले 5 साल के कैश फ्लो ये हैं, इसको सम कर दिया तो कंपनी की वैल्यू आ गई। फिर मैंने आपको कहा, आप मुझे करोड़ रुपए देंगे इस तरह, 5 साल बाद वापस करूंगा मैं आपको पूरे करोड़ रुपए। आप मुझे कहेंगे, नहीं भाई, गवर्नमेंट को रिस्क फ्री पे पैसे दे दूंगा तो भी वो 11% मुझे दे देंगे। तो आप तो एक इंडिविजुअल हैं, आप तो भाग भी सकते हैं, तो आपको पैसे देने का कुछ रिस्क है। स्टॉक मार्केट में इस रिस्क को हम लोग कहते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम। वो 7% है, उसको हमने इंटरेस्ट रेट में बिल्ट इन किया। और ये जो कैश फ्लो की हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कंपनी को,
इसको हमने डिस्काउंट कर लिया और अब ये वैल्यू हो गई 5260 इंस्टेड ऑफ 9000। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो आगे कंपनी की वैल्यू, राइट? इस कंपनी की वैल्यू निकली 5600 समथिंग, राइट? नॉट राइट। व्हाई? बिकॉज क्या 5 साल बाद कंपनी खत्म हो जाएगी? 5 साल बाद कंपनी चलती रहेगी ना। 10 साल पहले भी लकी था, आज भी है और अगले 10 साल बाद भी होगा। जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम यही अज्यूम करते हैं ना कंपनी चलती रहेगी, बट वो तो इसके अंदर है ही नहीं। हमने तो 5 साल के पहले कैश फ्लोस को निकाला, फिर हमने कहा नहीं नहीं यार ये तो कैश फ्लो गलत है, हमें इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ मनी सिर्फ 5 साल के कैश फ्लो को क्यों भाई, हमने तो इसके फ्यूचर के कैश फ्लो बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। और इसको हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। आसान अल्फाज में सारे फ्यूचर के कैश फ्लोस को जब मैं एक फॉर्मूला लगा के उसको जमा कर दूं तो उसको कहते हैं टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। यानी फ्यूचर के सारे कैश फ्लोस को मैंने ग्रो किया और उसको एक साल पे लेके आ गया, दैट्स इट। अरे लेकिन फुरकान भाई ये सब करने की जरूरत क्या है? सीधा सीधा अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल के कैश फ्लो को फोरकास्ट कर लेते हैं। तो अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या हम जितने कॉन्फिडेंस से अगले 3 साल के कैश फ्लो को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के, बिजनेस डायनेमिक्स को देख के, क्या अगले 50 साल के कैश फ्लो को कर सकते हैं? और स्पेशली पाकिस्तान में कर सकते हैं? मतलब पहले तो बहुत मुश्किल है, राइट? अभी हमें पता है कोल की प्राइस क्या है, किसी सीमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है सीमेंट की बोरी की प्राइस क्या है, हमें मोटा मोटा पता है कि अगले 3 से 5 साल में हमें सीमेंट के डिस्पैच ग्रोथ क्या नजर आते हैं। बट क्या मैं अगले 50 साल के लिए कर सकता हूँ? क्या मैं अगले 100 साल के लिए कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। बट ये जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है कि कंपनी 5 साल बाद खत्म तो नहीं हो रही, तो कुछ तो वैल्यू है इसके पीछे के सालों की, बट उसको मैं सेफली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट वो करना पड़ेगा। और उसको करने के लिए हम टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं इसी कैश फ्लो की। आ जाए, ये भी मैं आपको बताता हूं कैसे क्यों निकालते हैं। वी नो, येलो की शीट में आपको नजर आएगा टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए हमें एक चीज और ऐड करनी पड़ती है। ये जो हमने इंटरेस्ट रेट और इक्विटी रिस्क प्रीमियम डाला था ना, उसके साथ एक और चीज ऐड करनी पड़ती है। हमें एक्सेल को ये बताना पड़ता है कि फ्यूचर में ग्रोथ कितने परसेंट पे आएगी, इसेंशियली जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी। पाकिस्तान की एवरेज जीडीपी ग्रोथ 4% है, आपने यहाँ पे 4 डाल दी, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, ठीक है? मतलब इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। और एक फॉर्मूला लगा के हमने ये निकाल लिया कि इस कंपनी के फ्यूचर के सारे कैश फ्लो ईयर 6 में कितने के वैल्यू रखते हैं। अब जिन लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि फॉर्मूला में क्या हो रहा है, तो जस्ट क्विकली आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हम 5वें साल को जीडीपी ग्रोथ पे ग्रो करते हैं, यानी 2488 को 1.04% से ग्रो किया हमने, और उसके बाद आर माइनस जी यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है या डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, उसमें से लॉन्ग टर्म जीडीपी का एक्सपेक्टेशन कितना है। मैं अगले 2 साल के जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट टर्म जीडीपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगले 2-5 साल तो आपने ऑलरेडी 20% ग्रोथ में ऊपर E1 पे आपको नजर आ रहा है, उसमें आपने कर लिया है। मैं उसके आगे के लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं जिसपे लेंस बनाना नामुमकिन है, उसको हमने 4% से ग्रो किया, 17 माइनस 4 की एक वैल्यू निकल आई। अब ये है टर्मिनल वैल्यू ईयर 6 की। फुरकान भाई एक काम करते हैं ना, इन सबको ऐड करके कंपनी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मैंने आपके लिए कर दिया है यहाँ पे। ये 28,800 रुपए की वैल्यू बनती है। ये वाली वैल्यू बन रही थी हमारी 8,900 और ये वाली बन रही है हमारी 20,000 की। बट फुरकान भाई भूल गए आप, इसको डिस्काउंट भी तो करना है। हाँ बिल्कुल डिस्काउंट करना है। ये 6 साल की वैल्यू थी तो हमने जो भी हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर था उससे 6 साल से डिस्काउंट कर लिया। इस कंपनी की वैल्यू बनती है 13,158 रुपीज टर्मिनल वैल्यू की ग्रोथ को मिला के। यानी 5 वो साल जिसके बारे में हमें अच्छा लेंस है, हम उसका कैश फ्लो फोरकास्ट कर सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे लिख के डिस्काउंट कर दिया। फिर हमने एक टर्मिनल वैल्यू निकाली कि यार अगले जितने भी साल है ना उसकी वैल्यू कितनी बनती है, और उसको हमने आज के ऊपर डिस्काउंट कर दिया। ये बन गया आपका डीसीएफ का मॉडल। ये जो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आपको नजर आते हैं ना, इसेंशियली वो ये कर रहे होते हैं। सो वी आर डन? नॉट येट, एक चीज रह गई है। अब जरा कैटेगोरिकली इस चीज के बारे में सोचें। ये जो हमारी वैल्यू हमने अभी निकाली थी 13,158 रुपए, ये वैल्यू किसके लिए है? फुरकान भाई वैल्यू मेरी है। एक मिनट, ये वैल्यू आपकी है। अगर एक कंपनी ने डेट लिया हुआ है तो पहले वो डेट उतारेगा या आपको पैसे देगा? डेट उतारेगा, राइट? और ये जो हमने वैल्यू निकाली है तो पूरी कंपनी की वैल्यू है। इसका मतलब अभी कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, क्योंकि मुझ शेयर होल्डर को सबसे एंड में पैसे मिलते हैं। इस तरह से समझे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई कंपनी बंद होती है, वाइंड डाउन होती है, बैंकरप्ट होती है, तो क्या होता है पता है आपको? सबसे पहले डेट उतरता है।
फिर इक्विटी होल्डर्स को पैसे मिलते हैं। बट इसमें एक और एडजस्टमेंट बाकी है, डेट की एडजस्टमेंट तो करेंगे हम यार। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ये 1,000 रुपए का कैश फ्लो आज जब मैं देख रहा हूं तो कंपनी के पास खुद के पास कैश भी पड़ा हो, राइट? वो दोनों चीजें कहां गई? अब टाइम है उन दोनों चीजों को डालने का, ठीक है? लेट्स गो टू द एक्सेल शीट, एवरीथिंग प्लस कैश एंड डेट। सो इस शीट में मैंने क्या किया, इस शीट के अंदर मैंने कंपनी की बैलेंस शीट खोली। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जितना उसके पास कैश या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ था, आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, वो डाल दिए। और कंपनी के पास जितना डेट था, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वो भी सब डाल दिया मैंने। क्योंकि फिर अगेन अगर आज एक कंपनी डिफॉल्ट करती है और वो किसी और के पास जाती है कि भाई मेरी ऑपरेशंस खरीद लो, तो उस ऑपरेशन के टेंटेटिवली वैल्यू कितनी लगेगी? 13,158। ये जो कंपनी डिफॉल्ट हुई है वो सामने वाले को बोलेगी भाई 13,158 रुपए दो, प्लस कैश भी 500 रुपए का पड़ा है, वो इसमें ऐड करो। फिर सामने वाला कहेगा भाई डेट भी तो 1,500 का है, वो भी तो माइनस करो। हमने ये सब माइनस करके वो वैल्यू निकाल ली जो कि इक्विटी होल्डर्स के लिए है। और इसके बाद काम बहुत सिंपल हो गया। काम सिंपल कैसे हुआ? हमने ये जो वैल्यू निकली थी उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, ये कंपनी की फेयर वैल्यू आ गई। फिर हमने देखा भाई मार्केट की प्राइस कितनी है, लेट्स से 700 रुपए की है, ऐसे ही आर्बिट्रेरी नंबर है, 74% का अपसाइड बन गया। अब एक टेस्टिंग करें जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। याद है 74% का अपसाइड दिख रहा था। नाउ लेट्स से द इंटरेस्ट रेट चेंजेस टू 20%। नाउ सी द अपसाइड। एक्चुअली द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी कम्स डाउन टू 627 रुपए। कितनी थी? आई थिंक 1,200 रुपए थी। 74% का अपसाइड। और इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट यहां से आधा हो जाता है तो टारगेट प्राइस कम्स टू 2,512 रुपए एंड द अपसाइड गोज अप टू 259 रुपीज। ऐसा ही कुछ था ना पी वाली वैल्यूएशन में, जब हम इंटरेस्ट रेट को चेंज कर रहे थे तो अपसाइड बड़ी बन रही थी, टारगेट प्राइसेस ऊपर जा रही थी। वही सेम वेरिएबल जो हमने वहां यूज किए हैं, एग्जैक्टली सेम वेरिएबल्स यहां भी यूज होते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि डीसीएफ होता क्या है, किस बला का नाम है, जिसको देखो या तो पी पे वैल्यू कर रहा होता है कंपनी को या डीसीएफ पे वैल्यू कर रहा होता है। बट आपने ये भी चीज नोट की कि वेरिएबल्स कैसे सेम है। एंड आई एम श्योर कि अब आपके सामने अगर कोई डीसीएफ की रिपोर्ट आती है, किसी एनालिस्ट ने अगर डीसीएफ पे वैल्यू करके आपको बताया है, तो वो कर क्या रहा है, क्या वेरिएबल्स को ऐड कर रहा है। अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है कि ये करना कैसे एक कंपनी के प्रॉफिट पे पहुंचते हैं, उसके बाद कैश फ्लो निकालते हैं और उसके बाद वैल्यू करते हैं। बट आई हैव गिवन यू ऑल द बेसिक्स। Now, before I conclude this topic, I want to tell you a very, very important thing, which is everything, चाहे आप कोई भी valuation करें, it all boils down to your understanding of the business model. मैं आपको PE का डैशबोर्ड दे दूंगा, मैं आपको DCF का डैशबोर्ड दे दूंगा, जहां पे आपको सिर्फ नंबर चेंज करने हैं और आपके पास DCF निकल के आ जाएगा। But that means nothing. Why? Because आप उसमें कुछ भी नंबर डाल के कोई भी अपसाइड निकाल सकते हैं। बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको पता होगा कितने हिसाब से प्रॉफिट बढ़ेगा, कितने हिसाब से कैश फ्लो बढ़ेगा और इसके हिसाब से वैल्यूएशन कैसे निकलेगी। इसलिए एक लास्ट कॉल मैं आपको देके जाऊं, डोंट फोकस। अगर आप ये करने बैठे भी कभी तो याद रखिएगा, निटी ग्रिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट यूज करूं, 11.5 यूज करूं या 11 यूज करूं, इज नॉट इंपॉर्टेंट। इक्विटी रिस्क प्रीमियम 6 लूं या 7 लूं, इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैश फ्लो कितनी है। क्या कैश फ्लो 10% से ग्रो होंगे या 20% से ग्रो होंगे? बिजनेस में कितनी स्ट्रेंथ है, ये जवाब देगा पुराने वाले क्वेश्चंस का। सो दिस कंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ डीसीएफ। समझ में आया तो भी मुझे बताइएगा एज अ कमेंट, और कुछ नहीं समझ में आया तो डू ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।